नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली की तह तक जा रहे हैं जिसने करीब आधी सदी से मतलब लोगों के होश उड़ा रखे हैं। जरा सोचिए, साल 1974, अमेरिका के ओरेगन का पाइन रिज जंगल। दिसंबर की एक सर्द रात थी और आसमान में वो अजीबोगरीब रोशनियां तैर रही थीं। ये कहानी है पाइन रिज लाइट्स की। हमारे पास इस पर आधारित एक विस्तृत लेख है जिसमें चश्मदीदों के दिलचस्प बयान हैं, अलग अलग वैज्ञानिक अंदाजे हैं, मतलब सब कुछ खंगाला गया है। आज हमारा मकसद है इस पूरी घटना को परत दर परत समझना। आखिर उस रात हुआ क्या था, लोगों ने असल में देखा क्या, क्या क्या स्पष्टीकरण दिए गए, और सबसे बड़ी बात, 50 साल बाद भी यह रहस्य क्यों बना हुआ है। चलिए मिलकर इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले जरा उस जगह को समझ लेते हैं, पाइन रिज जंगल। हाँ, मतलब ये ओरेगन के पहाड़ों और स्नेक नदी के बेसिन के बीच काफी सुनसान इलाका है, करीब 42 वर्ग मील में फैला हुआ। अच्छा। आप सोचिए, पुराने लकड़हारों के रास्ते हैं, घने डगलस फर और पोंडरोसा पाइन के पेड़। 1970 के दशक में ये जगह उन लोगों के लिए एक ठिकाना बन गई थी जो शहर के शोर से दूर, मतलब सुकून चाहते थे या हाइकिंग के शौकीन थे। और रात में तारे बिल्कुल साफ दिखते होंगे वहां, कम रोशनी की वजह से। हाँ बिल्कुल, तारे साफ दिखते थे, या शायद कभी-कभी ऐसी चीजें भी दिख जाती थीं जो तारों से कहीं ज्यादा अजीब थीं। अब आते हैं उस रात पर, 12 दिसंबर 1974। रात के लगभग 8:47 बजे पाइन काउंटी शेरिफ ऑफिस में अचानक फोन कॉल्स की जैसे बाढ़ सी आ गई। हाँ। पहला कॉल फ्रैंक एडजर्टन नाम के एक लकड़हारे का था। हाँ, और लकड़हारा मतलब कोई ऐसा शख्स जो जंगल और आसमान को रोज देखता हो, जिसे पता हो कि सामान्य क्या है और असामान्य क्या। सही बात है। एडजर्टन ने बताया कि उसने पेड़ों के ठीक ऊपर हाँ। नारंगी रोशनियों की एक कतार देखी जो बिल्कुल स्थिर थी और कोई आवाज नहीं कर रही थी। वो स्थिरता और खामोशी वही अजीब थी। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत थी, है ना? बिल्कुल। कुछ ही मिनट बाद मिलब्रुक शहर से गाड़ी चलाकर गुजर रही एक स्कूल टीचर। अच्छा। हाँ, उन्होंने आसमान में त्रिकोण के आकार में बनी 3 तेज नीली सफेद रोशनियां देखीं, जो धीरे धीरे चमक बुझ रही थीं। त्रिकोण? ये पैटर्न महत्वपूर्ण है शायद। हाँ, ये आगे भी सुनने को मिलेगा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ला ग्रैंडे म्यूनिसिपल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले 2 पायलटों ने भी कुछ अजीब रिपोर्ट किया। पायलट यानी पेशेवर लोग, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पाइन रिज के ठीक ऊपर रडार पर एक इको यानी सिग्नल दर्ज किया, पर वो सिग्नल बिना ट्रांसपॉन्डर के था। बिना ट्रांसपॉन्डर के? इसका क्या मतलब हुआ? आप समझिए, ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस है जो हवाई जहाज की पहचान बताती है, उसकी स्थिति बताती है, ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे ट्रैक कर सके। ओके। बिना ट्रांसपॉन्डर के रडार पर दिखना बहुत ही असामान्य और मतलब रहस्यमय था। इसका मतलब था कि रडार पर कुछ तो था, पर वो अपनी पहचान नहीं बता रहा था। कमाल है। मतलब रडार पर एक तरह का भूतिया सिग्नल। उस रात ड्यूटी पर मौजूद शेरिफ ने क्या किया फिर? शेरिफ आर्थर मैक्लेलन, उन्होंने अपनी लॉगबुक में सीधा सीधा लिखा, अज्ञात हवाई रोशनियां, कई गवाह, जांच करें। मतलब इसे मजाक नहीं समझा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक गंभीर घटना माना गया। तो इतने सारे अलग अलग गवाह, लकड़हारा, टीचर, पायलट, शेरिफ, क्या इन लोगों ने बाद में और विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया? कुछ व्यक्तिगत अनुभव? हाँ, यही तो इस मामले को और दिलचस्प बनाता है। बाद में दर्जनों स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय अखबारों को बाकायदा शपथ पत्र, मतलब एफिडेविट्स देकर अपने अनुभव बताए। अच्छा। कुछ बयान तो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। जैसे 16 साल की डेबी रोवे ने कहा, आसमान एक पल के लिए ऐसा रोशन हो गया जैसे दिन निकल आया हो। एक अजीब सी चमक, पर बिजली की तरह कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई। बिना आवाज के इतनी तेज रोशनी? हाँ, और आगे वो कहती हैं, मेरा कुत्ता डर के मारे कराहने लगा और बरामदे के नीचे जाके छिप गया। सोचिए, जानवरों पर भी असर। ये अजीब है, जानवरों का डरना। और कोई खास बयान? हेनरी वास्कस, जो एक गैस स्टेशन पर काम करते थे, उन्होंने बताया, 3 थीं वो रोशनियां, जैसे गाड़ियों की हेडलाइट्स हों, पर बहुत ऊपर। मैंने जैसे ही पलक झपकाई, वे गायब हो गईं। दोबारा देखा तो वे मेरे पीछे थीं। गायब हो गईं और फिर पीछे आ गईं? ये तो बहुत अजीब मूवमेंट है। हाँ, ये बयान उनकी तेज रफ्तार और अजीब तरह से गायब होने दिखने की क्षमता की तरफ इशारा करता है। किसी जाने पहचाने विमान जैसा तो नहीं लगता। और वो फोटोग्राफर वाली बात भी थी शायद, जिसने तस्वीर लेने की कोशिश की। अरे हाँ, जॉन एल वीवर,
शौकिया तौर पर तस्वीरें खींचते थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने पोलरॉइड कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जब फोटो निकली तो पूरी फिल्म सफेद थी, कुछ भी नहीं आया। पूरी फिल्म सफेद? हाँ, अभी कैमरे की खराबी थी या रोशनी का कोई अनदेखा असर था या कुछ और, कह नहीं सकते। इन्हीं अलग अलग हैरान करने वाले बयानों ने मिलकर उस घटना की कहानी गढ़ी, जिसे बाद में पत्रकारों ने द पाइन रिज इंसिडेंट नाम दिया। ये व्यक्तिगत अनुभव ही इस रहस्य की जान है। और जाहिर है ऐसी कहानी मीडिया से छिपी नहीं रह सकती। कब फैली ये खबर? बहुत जल्दी, 15 दिसंबर तक तो ऑरेगन जर्नल अखबार ने हेडलाइन लगा दी थी, रहस्यमयी रोशनियां पाइन रिज जंगल में घूम रही हैं। अच्छा। फिर क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों ने इसे उठाया और देखते ही देखते ये खबर राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों तक पहुंच गई। उस समय यूएफओ की खबरें वैसे भी चल रही थी शायद। हाँ बिल्कुल, 1973 के पास्का गोला घटना के बाद अमेरिका में वैसे भी यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की एक लहर सी चल रही थी, तो पाइन रिज की कहानी भी उसी कड़ी में जुड़ गई। मतलब एक गुमनाम सा जंगल रातों रात सुर्खियों में आ गया। हाँ बिल्कुल, रातों रात पाइन रिज अचानक से जिज्ञासा रखने वालों, शौकिया यूएफओ शोधकर्ताओं जिन्हें यूफोलॉजिस्ट्स कहते हैं, और यहाँ तक कि टीवी चैनलों की टीमों के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया। वो शांत जगह अचानक राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई थी। लेकिन जहाँ रहस्य होता है वहाँ शक करने वाले और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने वाले भी होते हैं। तो क्या थ्योरीज सामने आई, क्या कहा गया? हाँ, कई थ्योरीज आईं। एक आम अंदाजा था कि पास में ही एयर नेशनल गार्ड के ट्रेनिंग बेस से छोड़े गए मिलिट्री फ्लेयर्स हो सकते हैं। मिलिट्री फ्लेयर्स? हाँ, ये फ्लेयर्स रोशनी के लिए छोड़े जाते हैं, चमकदार होते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो शायद लोगों ने उन्हें ही देखा हो। ये तो मुमकिन लगता है। और क्या? दूसरा विचार था भूचुंबकीय तूफानों से पैदा होने वाला वायुमंडलीय प्लाज्मा, मतलब जैसे नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं। अच्छा, नेचुरल लाइट्स। हाँ, दिसंबर 1974 में सूरज की गतिविधियां काफी तेज थीं, तो ऐसे में पृथ्वी के वायुमंडल में अजीब रोशनियां दिख सकती हैं। ये भी एक संभावना है। या फिर सेंट एल्मो की आग या बॉल लाइटनिंग जैसी मौसम से जुड़ी दुर्लभ घटनाएं, ये ठंडे मौसम के मोर्चों के आसपास कभी-कभी दिख जाती हैं। और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी। बिल्कुल। मास हिस्टीरिया यानी सामूहिक भ्रम। उस दौर में यूएफओ पर फिल्में, किताबें बहुत थीं, तो हो सकता है लोगों ने जो देखा उसे अनजाने में यूएफओ समझ लिया हो। पॉप कल्चर का असर। ये सब सुनने में तो तर्क संगत लगते हैं, पर क्या ये सारी बातें उस रात की घटनाओं से मेल खाती हैं? क्या ये सब समझा पाती हैं? यहीं आकर पेच फंसता है। इनमें से कोई भी थ्योरी पूरी कहानी नहीं समझा पाती। क्यों? देखिए, रिकॉर्ड्स देखें तो उस रात किसी मिलिट्री अभ्यास का कोई जिक्र नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम साफ था, लेकिन स्थिर था, जो सेंट एल्मो फायर या बॉल लाइटनिंग जैसी घटनाओं के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। अच्छा। और सबसे बड़ी गुत्थी है वो रडार वाला सिग्नल। हाँ, वो बिना ट्रांसपॉन्डर वाला। और यहीं पे शायद वो सरकारी मेमो वाली बात आती है, कुछ छिपाने की कोशिश। बिल्कुल, यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है। 1980 में, यानी घटना के करीब 6 साल बाद, अमेरिकी वन सेवा यूएस फॉरेस्ट सर्विस के पोर्टलैंड ऑफिस का एक दस्तावेज सामने आया, जिसे पहले गोपनीय रखा गया था, पर अब सार्वजनिक मतलब डीक्लासिफाई कर दिया गया था। और उस दस्तावेज में क्या था ऐसा? वो चौंकाने वाला था। उसमें लिखा था कि रोशनियां देखे जाने के 48 घंटों के अंदर ही वन सेवा की एक टीम को पाइन रिज जंगल में जांच के लिए भेजा गया था। क्या? घटना के तुरंत बाद? हाँ, इसका मतलब ये था कि पर्दे के पीछे अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे थे, भले ही सार्वजनिक तौर पर इसे ज्यादा तूल न दिया जा रहा हो। तो जांच टीम ने क्या पाया? उस मेमो में कुछ लिखा था। मेमो में 3 खास बातों का जिक्र था। पहला, सामान्य से थोड़ी ज्यादा विकिरण, रेडिएशन। हाँ। दूसरा, रिज 14 नाम की जगह के पास बर्फ में 3 बड़े दबे हुए निशान। बर्फ में निशान? कैसे निशान? मेमो में ज्यादा डिटेल नहीं है, बस बड़े निशान लिखा है। और तीसरा, एक गोल घेरे में पेड़ों की झुलसी हुई टहनियां। बाप रे, बर्फ में निशान, झुलसे पेड़, रेडिएशन। और फिर क्या हुआ? रिपोर्ट का नतीजा क्या निकला? रिपोर्ट किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंची, लेकिन उसने लगातार हवाई निगरानी जारी रखने की सिफारिश की। निगरानी जारी रखने की सिफारिश? ये तो बहुत सवाल खड़े करता है। मतलब उन्हें शक था कि कुछ वापस आ सकता है, या वो जानना चाहते थे कि वो क्या था? यही सवाल आज तक बना हुआ है। ये मेमो इस मामले में सरकारी लीपापोती या छिपाव के शक को और गहरा करता है। अब बात करते हैं सबूतों की, खासकर तस्वीरों की। इतने सारे गवाह थे, बाद में इतने शोधकर्ता आए, टीवी क्रू आए।
क्या किसी के पास कोई ढंग की तस्वीर नहीं है? ये वाकई में इस पहेली का एक और अजीब पहलू है। इतने हंगामे के बावजूद आज तक कोई भी एकदम साफ निर्णायक तस्वीर सामने नहीं आई है। कोई भी नहीं। अकेली जानी मानी तस्वीर वीवर परिवार के पास मौजूद एक धुंधली सी 35 mm स्लाइड है। उसमें एक पहाड़ी के ऊपर रोशनी की कुछ हल्की लकीरें सी दिखती हैं, बस। सबूत के तौर पर यह बहुत कमजोर है। तो फिर बाकी तस्वीरों का क्या हुआ, या बनी नहीं? क्या कहते हैं लोग? इसको लेकर दो तरह की बातें हैं। जो लोग षड्यंत्र सिद्धांतों में यकीन रखते हैं, उनका कहना है कि शायद और भी तस्वीरें थीं, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने नेगेटिव जब्त कर लिए थे। अच्छा, उसी जांच के तहत शायद। हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो संदेहवादी हैं वे कहते हैं कि भाई रात का वक्त था, जंगल में घना अंधेरा था और 1970s के कैमरे, मतलब उनकी तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी कम रोशनी के लिए। हो सकता है साफ तस्वीर खींचना मुमकिन ही न रहा हो। तो सबूतों का ये अभाव रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। सांस्कृतिक रूप से हाँ, बहुत गहरा असर हुआ। ये सिर्फ एक स्थानीय कहानी बनकर नहीं रह गई। पाइन रिज लाइट्स की घटना 1987 में बनी एक टीवी फिल्म साइलेंट स्काइज की प्रेरणा बनी। अच्छा, फिल्म भी बनी? हाँ, कई नॉवेल्स लिखे गए, यहाँ तक कि एक कॉमिक बुक सीरीज भी निकली जो काफी पसंद की गई। इसने लोगों की कल्पना को क्या कहते हैं, उड़ान दी। और आजकल क्या लोग अब भी इसे याद करते हैं लोकल लेवल पर? बिल्कुल। आज भी वहाँ की स्थानीय दुकानों पर आपको चमकते हुए नारंगी त्रिकोण वाली टी शर्ट्स मिल जाएंगी। सच में? हाँ, जिन पे लिखा होता है आई सर्वाइव्ड द लाइट्स या पाइन रिज फॉरेस्ट सिंस 1974। ये घटना वहाँ की स्थानीय पहचान और लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। क्या आज भी इस पर कोई शोध या जांच चल रही है? मतलब 50 साल बाद भी? हाँ, ये जानकर शायद हैरानी हो, पर आज भी शोधकर्ता, खासकर जो पैरानॉर्मल यानी परावैज्ञानिक या असामान्य घटनाओं में रुचि रखते हैं, हर दिसंबर में पाइन रिज जाते हैं। हर दिसंबर? उसी समय के आसपास? हाँ, वे खास तौर पर रिज 14 के आसपास जांच करते हैं, जहां वन सेवा की टीम को वो निशान और रेडिएशन मिली थी। और वे क्या इस्तेमाल करते हैं? आजकल तो तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है, ड्रोन वगैरह। सही कहा। वे ड्रोन कैमराज, EMF मीटर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मापने वाली मशीनें, और नाइट विजन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिला है उन्हें? कुछ शोधकर्ताओं ने रिज 14 के पास असामान्य मैग्नेटिक रीडिंग और रात में बहुत हल्की, लगभग न सुनाई देने वाली गूंज या भिनभिनाहट रिकॉर्ड करने का दावा किया है। सब ऑडिबल हम्स। लेकिन क्या किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था ने भी इसे जांचा है? यूनिवर्सिटी वगैरह ने? हाँ, ये जानना जरूरी है। 2014 में ओरेगन यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के एक ग्रुप ने बाकायदा एक स्टडी की थी। और नतीजा? उन्हें भी उस इलाके में कुछ स्थानीय विसंगतियां मिली, मतलब लोकलाइज्ड एनोमलीज। लेकिन ऐसा कुछ ठोस नहीं मिला जिसे वे असाधारण या अलौकिक कह सकें। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पहेली अब भी वहीं की वहीं है। आधुनिक तकनीक के बावजूद? हाँ, आधुनिक तकनीक के बावजूद कोई निर्णायक जवाब नहीं मिला है। ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि तकनीक के बढ़ते बाद भी कुछ रहस्य जस के तस बने रहते हैं। और वहां के पुराने लोग जो उस समय मौजूद थे, क्या वे इसे भूल गए हैं या अब भी याद करते हैं? बिल्कुल नहीं। जो पुराने बाशिंदे हैं, उन्हें वो रात आज भी ऐसे यादें जैसे कल की बात हो। उनकी यादें धुंधली नहीं पड़ी हैं। अच्छा। हाँ, जो नई पीढ़ी है वो इसे अक्सर एक स्थानीय लोक कथा की तरह देखती है, जैसे ओरेगन का अपना रॉजवेल हो। एक दिलचस्प कहानी, पर शायद सिर्फ कहानी। कोई उदाहरण दे सकते हैं किसी की याद? जैसे 62 साल की लिंडा मैप्र्याथ बताती हैं, मैं तब बच्ची थी। मेरे पिताजी ने मुझे खिड़की से बाहर देखने तक को मना कर दिया था। वो डरे हुए थे, और मेरे पिताजी ऐसे इंसान थे जो कभी किसी चीज से नहीं डरते थे। पिता का डर, ये बताता है कि माहौल गंभीर था। बिल्कुल। उनका ये डर बताता है कि उस रात माहौल कितना तनाव भरा था। वहीं फ्रैंक एडजर्टन, जो अब 78 साल के हैं और पहले गवाहों में से एक थे, आज भी अपनी बात पर कायम हैं। वो क्या कहते हैं अब? वो कहते हैं, वो चीज़ हमारी दुनिया की नहीं थी। हमारे पास ऐसी मशीनें नहीं हैं जो इस तरह चल सकें, इस तरह गायब हो सकें। इन लोगों की आंखों देखी बातें और उनका अटूट विश्वास ही इस कहानी को इतने सालों तक जिंदा रखे हुए हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या उस इलाके की जमीन में ही कुछ खास है, कोई जियोलॉजिकल चीज?
ये एक और दिलचस्प थियरी है। कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि पाइन रिज शायद एक खास तरह की भूवैज्ञानिक संरचना पर बसा है, जहां पीजो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है। पीजो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में इसका सीधा मतलब है कि जब कुछ खास तरह की चट्टानों जैसे कि क्वार्ट्ज पर दबाव पड़ता है तो वे बिजली की हल्की चिंगारी या रोशनी पैदा कर सकती हैं। अच्छा, जैसे लाइटर में होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे हम गैस लाइटर में बटन दबाते हैं तो अंदर क्रिस्टल पर दबाव पड़ने से स्पार्क निकलता है। पाइन रिज के इलाके में क्वार्ट्ज काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जमीन के अंदर से रोशनी निकल सकती है? सैद्धांतिक रूप से हाँ। जमीन के अंदर तनाव होने पर ऐसी अर्थ लाइट्स या पृथ्वी रोशनी पैदा हो सकती है। वाह, मतलब जमीन से निकलने वाली रोशनी, ये तो काफी हद तक चीजों को समझा सकता है। फिर तो रहस्य सुलझ गया। हाँ, समझा तो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। क्या? ज्यादातर गवाहों ने रोशनी को एक खास पैटर्न, खासकर एक सममित त्रिकोण में देखने की बात कही है, जबकि प्राकृतिक भूगर्भीय रोशनी आमतौर पर अनियमित आकार की होती है, किसी तयशुदा डिजाइन या पैटर्न में नहीं। हाँ, वो त्रिकोण वाली बात फिर आ गई। बिल्कुल, ये त्रिकोण वाला पैटर्न इस प्राकृतिक स्पष्टीकरण पर सवाल खड़ा करता है। और क्या इस इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं या ये 1974 में ही पहली बार हुआ? यहीं आकर कहानी और गहरी हो जाती है। इतिहासकारों ने इसी इलाके में 1898 तक के पुराने दस्तावेजों में घोस्ट लैंटर्न्स यानी भूतिया लालटेनों का जिक्र पाया है। 1898? हाँ, और तो और वहां के मूल निवासी क्लेमिथ जनजाति की मौखिक परंपराओं में यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले से उस पहाड़ी रिज के ऊपर आकाश की आग यानी स्काई फायर्स की बातें मिलती हैं। मतलब ये 1974 की अकेली घटना नहीं थी, ये सिलसिला शायद सदियों पुराना हो सकता है। लगता तो ऐसा ही है। ये ऐतिहासिक तार बताते हैं कि शायद ये कोई आधुनिक चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो उस खास जगह पर लंबे समय से होता आ रहा है। ये इस किंवदंती की जड़ों को और गहरा कर देता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हम किसी ऐसी प्राकृतिक घटना को देख रहे हैं जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? एक और पहलू पर भी सोचना होगा। क्या ये सब किसी की शरारत या कोई छुपा हुआ प्रयोग हो सकता था? मतलब धोखाधड़ी किसी ने जानबूझकर किया हो? ये एंगल भी सामने आया। 1999 में जेम्स के टोलमन नाम के एक रिटायर्ड एयर नेशनल गार्ड पायलट ने दावा किया था। क्या दावा किया था? उन्होंने दावा किया कि ये रोशनियां असल में प्रयोगात्मक रोशनी वाले फ्लेयर्स थे, जिन्हें एक गुप्त ट्रेनिंग उड़ान के दौरान गिराया गया था। ये कुछ हद तक शुरुआती मिलिट्री फ्लेयर्स वाली थियरी जैसा ही है, बस प्रयोगात्मक शब्द जोड़ दिया। लेकिन क्या इस दावे में दम था? कोई सबूत मिला? दिक्कत ये है कि इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। न तो उस कथित गुप्त उड़ान का कोई सबूत है और न ही उस तरह के किसी खास प्रयोगात्मक फ्लेयर का। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये दावा भी रडार पर दिखे उस त्रिकोणीय सिग्नल की व्याख्या नहीं कर पाता जिसमें ट्रांसपॉन्डर नहीं था। तो धोखाधड़ी वाली थ्योरी भी पूरी तरह फिट नहीं बैठती। तो आज के जमाने में, सोशल मीडिया के दौर में, इस कहानी का क्या हाल है? लोग अब भी बात करते हैं इसके बारे में? हाँ, आज भी ये जिंदा है, बल्कि शायद और ज्यादा फैल गई है। सोशल मीडिया के आने से #PineRidgeLights हर दिसंबर में फिर से ट्रेंड करने लगता है। अच्छा। हाँ, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ तो रात में जंगल जाके निगरानी भी करते हैं। और सुनने में आया है कि नेटफ्लिक्स ने इस पर एक डॉक्यू सीरीज बनाने के अधिकार भी खरीद लिए हैं। मतलब ये रहस्य आज भी लोगों को खींचता है। बिल्कुल। आखिर क्यों बना हुआ है ये रहस्य? 50 साल बहुत लंबा अरसा होता है, कोई तो वजह होगी। समाजशास्त्री मानते हैं कि ये कहानी एक परफेक्ट जगह पर है। ये डरावनी है पर जानलेवा नहीं। इसके दस्तावेज हैं, गवाह हैं, पर ये अनसुलझी है। इसमें वो सारे क्लासिक चीजें मिलती हैं जो रहस्य कहानियों को दिलचस्प बनाती हैं। अंधेरा जंगल, समझ से परे रोशनी, सरकारी गोपनीयता का शक। सही बात है। ये एक ऐसा मंच बन गया है जहां हर कोई, चाहे वो यूएफओ में यकीन रखता हो, भूत प्रेत में, किसी अनदेखी ऊर्जा में, या फिर इसे मनोवैज्ञानिक घटना या गलत पहचान मानता हो, अपनी कहानी, अपना नजरिया देख सकता है। ये कहानी हर किसी को अपनी व्याख्या गढ़ने का मौका देती है। शायद यही वजह है कि ये रहस्य सुलझने के बजाय और गहराता जाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें
तो हमने देखा कि दिसंबर 1974 में ओरेगन के पाइन रिज जंगल के ऊपर कई लोगों ने अजीब रोशनियां देखी। किसी ने नारंगी कतारें, किसी ने नीला सफेद त्रिकोण। ये सिर्फ आंखों देखी बात नहीं थी, रडार पर भी एक रहस्यमयी सिग्नल पकड़ा गया था। बिल्कुल। फिर हमने संभावित स्पष्टीकरणों को देखा, मिलिट्री फ्लेयर्स, प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाएं, मौसम के खेल, यहाँ तक कि सामूहिक भ्रम। लेकिन पाया कि कोई भी थ्योरी सारे तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। हाँ, खासकर रडार डेटा और गवाहों के बयानों के पैटर्न से। फिर वन सेवा की वो गुप्त रिपोर्ट सामने आई जिसमें जमीन पर निशान और रेडिएशन का जिक्र था, जिसने मामले को और उलझा दिया। और पुख्ता तस्वीरों की कमी है। हाँ, तस्वीरों की कमी है, लेकिन इस घटना का सांस्कृतिक असर बहुत गहरा है और आज भी लोग, शोधकर्ता इसे याद करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ये सारे पहलू मिलकर इस रहस्य को आधी सदी बाद भी ताज़ा रखे हुए हैं। आधी सदी बाद भी पाइन रिज लाइट्स उन अनसुलझे किस्सों में से एक हैं जिनका कोई अंत नजर नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। ना कोई मलबा मिला, ना किसी ने आकर कहा कि हाँ ये मेरा काम था। बस गवाहों की यादें हैं, कुछ धुंधली तस्वीरें हैं और वो घना शांत जंगल है जहां आज भी अक्सर मोबाइल का सिग्नल काम करना बंद कर देता है। लोग आज भी हर दिसंबर में उस जंगल के किनारे अपनी गाड़ियां रोककर इंतजार करते हैं, शायद कुछ देखने की उम्मीद में। और शायद मन ही मन उस नारंगी चमक को दोबारा देखने के ख्याल से डरते भी हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या पाइन रिज जैसी जगह हैं जहां तकनीक जवाब दे जाती है, जहां का इतिहास ऐसी अजीब घटनाओं से भरा है, क्या ये हमें ये याद दिलाती हैं कि शायद कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ की पकड़ से बाहर ही रहेंगी, चाहे हम कितनी भी वैज्ञानिक पड़ताल कर लें, कितनी भी तर्क लगा लें? क्या कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए ही बने होते हैं? एक सवाल जो शायद हमेशा बना रहेगा।